Good morning, students. Now, welcome to online class. Okay, I am your EVS teacher. तो बच्चे कैसे हो आप लोग? मुझे लगता है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे. घर पे स्टडी कंटिन्यू होगी आप लोगों की. वेरी गुड. बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था. हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप. तो अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, तो आपने कर भी लिए होंगे और उसको रिवाइज भी कर लिया होगा. तो अब हम चलते हैं. आज का हमारा सेकंड चैप्टर है मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. मूवमेंट का मतलब होता है चाल, गति, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या जो चाल होती है उसको हम मूवमेंट बोलते हैं. तो मतलब जो फैमिलीज हैं, कई ऐसी फैमिलीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है. तो इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, हम इसके बारे में जानेंगे. तो मैं सबसे पहले मूवमेंट के बता दूं. मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. तो मूवमेंट ऑफ फैमिलीज अगर आपसे कोई पूछता है कि अच्छा मूवमेंट ऑफ फैमिलीज, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपसे पूछा माइग्रेशन, तो माइग्रेशन का मतलब क्या होगा? मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम माइग्रेशन कहते हैं. ओके. मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another place called. Yes. माइग्रेशन. बच्चों, ये एक डेफिनेशन भी हो गई है. आपसे अगर कोई भी पूछता है कि भाई माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो आप फटाफट आंसर क्या देंगे? मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर अ माइग्रेशन. माइग्रेशन के बहुत सारे रीज़न भी होते हैं. तो सबसे पहले तो रीज़न जैसे कि कहीं पे, जैसे तो सबसे पहले रीज़न होता है एजुकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाए, या फिर ना इसके जैसे मेडिकल प्रॉब्लम है, तो जैसे किसी की तबीयत ख़राब है तो उसकी वजह से बार बार, माना कि हम रहते हैं किसी अदर जगह पे, जैसे मानो हम झुंझुनू रहते हैं और हमें जयपुर आना है. तो बार बार जयपुर से झुंझुनू आना, अप डाउन करना, 2 दिन लगना, पेशेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बार बार अप डाउन कर सके. तो इसकी वजह से भी कई बार फैमिली वहाँ पे सेटल हो जाती है. तो ऐसे ही कुछ रीज़न के बारे में हम पढ़ेंगे. बच्चों, आप सब अपनी बुक निकालिएगा. बुक निकालेंगे, बुक के साथ साथ हम पढ़ेंगे. ये छोटी छोटी स्टोरी में आपको बताया गया है कि क्या कारण है एक जगह से दूसरी जगह लोगों के जाने का. तो जो आज हमारा चैप्टर है उसके बारे में. ओके, वेरी गुड. बुक्स निकाली आप लोगों ने. गुड. हमारी ये सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बिट्टूज फैमिली इज वन सच एज फैमिली. बिट्टूज फैमिली लिव इन विलेज. इसी तरह से एक फैमिली है जो कि बिट्टू की फैमिली है, और एक ये छोटे से गांव में रहते हैं. तो ये अब अपनी फैमिली सारे एक साथ ही रहते हैं, जिसके अंदर इट डिड द एग्रीकल्चर. जो इनका जो वर्क है एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर मतलब उनका काम है खेती, यानी वो किसान है. ओके. बिट्टूस फैमिली फेस स्टारवेशन. स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भुखमरी. अगर हार्ड वर्ड्स में अगर देखें तो स्टारवेशन यानी भुखमरी. ओके. तो स्टारवेशन यानी भुखमरी, मतलब वहाँ पे ऐसी हालात हो गए थे. यानी कि सबसे बड़ी बात तो भुखमरी किस वजह से हुई? तो एक रीज़न हो गया, एक रीज़न निकल गया. तो मतलब वहाँ पे काफ़ी टाइम से बारिश नहीं होने की वजह से बिट्टूज फैमिली अस फेस मैनी डिफिकल्टीज. उनको काफ़ी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी. तो नेफ्यूज विलेज अलॉन्ग विथ हिज फैमिलीज एंड हिज कैटल टू. तो उनके एक नेफ्यू रहते थे पास में ही किसी गांव में, जहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो वो अपने नेफ्यू के गांव चले गए. तो वो अपनी फैमिली के साथ तो गए, और फैमिली के साथ साथ जो उनके कैटल्स थे. कैटल्स यानी क्या होते हैं? पशु. कैटल यानी क्या हो जाते हैं? पशु. यानी जो पालतू पशु है वो अपने साथ अपने पशुओं को भी ले गए. दस बिट्टू वांट हिज द नेफ्यूज विलेज अलोंग विथ फैमिलीज एंड कैटल टू.
And there he got a house to rent and started the searching for some work. After some time, he got work, so he lived there only along with his family. It was not easy to live there. अब बिट्टू की फैमिली है, चलो वहाँ चले तो गए, लेकिन वो जाना ही काफ़ी थोड़ी ना था। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर हम एक जगह से, अगर चलो आज हम यहाँ पे हैं, आज हम यहाँ से जोधपुर चले गए जॉब करने के लिए, तो अब आप बताइए जोधपुर जाइएगा, तो सिर्फ जोधपुर जाने से होगा? जी नहीं, जोधपुर जाने के बाद सबसे पहले आपको रहने के लिए आपको घर ढूंढना पड़ेगा। तो इसी तरह से बिट्टू था, उसने अपनी फैमिली के रहने के लिए और अपने जानवरों को रखने के लिए उसने सबसे पहले एक घर ढूंढा रेंट पे। और द सर्चिंग फॉर द सम वर्क, तो रेंट पे तो मकान मिल गया, ही गॉट अ हाउस ऑन अ रेंट, उसको घर तो मिल गया, लेकिन अब उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अब उसको वर्क भी चाहिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए क्या चाहिए, उसको वर्क चाहिए। तो वो सर्चिंग फॉर अ सम वर्क, वो अपने घर को कोई जॉब ढूंढने लग गया। एंड इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल था। सो बाद में उसको एक जॉब भी मिल गई, ही स्टार्टेड द जॉब भी मिल गई, जॉब भी करने लग गया। जॉब करने के बाद क्या हुआ, मिसिंग हिज विलेज। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही इज कम टू नाउ दैट्स दिस टाइम हिज विलेज हैज रिसीव गुड रेन। Oh, what where he come back to his village with his family and cattle। तो उसको जैसे ही पता चला, जैसे वो बाहर जाता था जॉब करने के लिए, तो उसको पता चल गया कि अरे वाह, कहीं है ना बहुत अच्छी, उसको पता चला कि उसके गांव में बारिश हुई है बहुत अच्छी। तो जैसे उसको पता चला कि ओह वेरी गुड, कि मतलब मेरे गांव में बारिश हो गई, तो वापस वो अपने गांव लौट जाता है अपनी फैमिली और अपने सारे कैटल्स को लेकर के, यानी कि सारे जानवरों को लेकर के। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको कुछ रीजन ऑफ हम डिस्कस करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो हम रीज़न, मतलब हम डिस्कस किसके लिए कर रहे हैं, माइग्रेशन। यानी कि अगर मैं बिट्टू के बारे में बात कर रही हूँ, तो बिट्टू अपने गांव को छोड़ के गया। तो बिट्टू अपने गांव को छोड़कर गया, तो बिट्टू अपने गांव को छोड़ के किस लिए गया, ड्यू टू नेचुरल, यानी कि वो किस लिए गया, यानी कि नेचुरल कैलामिटीज, यानी जो प्राकृतिक आपदा, जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, स्ट्रॉम हो गया, तो ये क्या हो गई, ये सारी नेचुरल कैलामिटीज में आते हैं। तो वो जो सबसे पहले जो उसने अपना जो गांव छोड़ा था, तो वो नेचुरल मतलब कि वो नेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसको। तो सबसे पहले उसने ड्यू टू, हमारे अगर किसी ने आपसे पूछा कि रीजन ऑफ द माइग्रेशन, तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स हैं, हम आगे पढ़ते जाएंगे। इसी तरह से एक फैमिली के बारे में और है, एंड समीर हु हैड द स्मॉल फैमिली इंक्लूड इन लाइफ, a son and daughter work in the village on daily wage, and his sons was study in class 12th एंड द डॉटर्स क्लास 9। समीर नाम की एक फैमिली है, यानी समीर है उसकी एक फैमिली है, उसकी फैमिली में उसकी एक वाइफ और उसके दो बच्चे रहते हैं। तो उसमें जो उसका जो बेटा है उसका 12th में है उसका बेटा, और उसकी जो बेटी है वो कौन सी क्लास में, 9th क्लास में है। So when his son passed his board exams, he had to send him to from the village to get higher education। तो अब उसका जो बेटा है उसने 12th क्लास पास कर लिया, 12th क्लास पास करने के बाद उसने अपने बेटे को और अच्छी एजुकेशन के लिए उसने कहाँ भेज दिया, उसको सिटी में भेज दिया। तो he thought his sons would have to study there along the studies and it would be a more costly। अच्छा, अगर कोई भी हमारी फैमिली है, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारी अगर कोई एक फैमिली का अगर एक बच्चा कहीं जाके पढ़ता है, तो उसमें आप देखिए डबल खर्चे हो जाते हैं। डबल खर्चे में क्या होता है, हम तो हमारे घर का भी खर्चा चला रहे हैं, साथ में जो हमारे बेटे को या हमारी बेटी को या हमारा कोई फैमिली मेम्बर बाहर रह रहा है, तो डबल खर्चा हो गया। डबल खर्चे में हर चीज़ का खर्चा हो जाएगा, वो हॉस्टल में रहेगा या वो किसी लॉज में रहेगा या वो रेंट पे घर लेके रहेगा, तो खाने का पीने का और उसके स्टडी का सारा खर्चा हो गया। तो इसी तरह से जब उसका बेटा बाहर गया पढ़ने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा खर्च होने लग गया उसके एजुकेशन में। और आफ्टर 3 years he will have to send his daughter to out to village for the higher education. Hence that decided that because in the village he is working as a laborer on the daily basis,
and the city too, he will do the same. So he will get shifted there with his family. When he went there, he faced difficulties in getting house on rent due to higher rent and had to take a room and rent in the city. अब उसकी जो डॉटर थी 9th क्लास में थी, आफ्टर 3 इयर्स उसकी डॉटर ने भी 12th पास कर ली। तो अब उसकी डॉटर भी पढ़ने जाएगी तो क्या हो जाएगा, डबल खर्चा। बेटे का तो खर्चा हो ही रहा था, अब बेटी का भी खर्चा होगा। तो जो समीर जो था वो खुद ही एक डेली बेसिस पे एक मजदूर था, यानी लेबर था। तो वो डेली डेली मजदूरी काम डेली काम करता था, डेली जो पैसे आते थे वही उसकी अर्निंग थी। तो फिर भी उसने अपने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। तो उसने डिसाइड किया कि जब मैं डेली बेस पे यहाँ पे जॉब करता हूँ तो इससे अच्छा है कि मैं सिटी में ही जा करके जॉब करूँ, जिससे ये फायदा होगा कि मेरे बेटा और बेटी एक साथ रहेंगे और दो घर का खर्चा एक में ही हो जाएगा। तो उसने डिसाइड कर लिया और वो अपने बच्चों के साथ वो भी सिटी में जा करके रहने लग गया। समीर जब वहाँ पे गया तो सेम प्रॉब्लम, जो बिट्टू की फैमिली के साथ प्रॉब्लम हुई वो ही समीर की फैमिली के साथ प्रॉब्लम हुई। तो बिट्टू की फैमिली के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, सबसे पहले वो गया तो उसको वहाँ पे रहने के लिए प्रॉब्लम हुई, तो उसने सबसे पहले घर ढूंढना शुरू किया रेंट पे, फॉर रेंट। तो उसी तरह से समीर भी आया तो हिज फैमिली हैड टू लीव स्लीप एंड sorry due to the higher rent and had to take the room and rent in the city। जब वो आया तो उसने देखा कि उसने रेंट पे जब घर ढूंढना शुरू किया तो उसने देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा हाई रेंट है। तब उसने जब घर ढूंढने के बाद उसको घर भी मिल गया, रहने के लिए घर मिल गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप कहीं जाओ और आपको घर ना मिले, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो his family had to leave, sleep, and the cook in the same room. His the neighborhood was also new for him, and he had to put more efforts to meet his daily need also. City being to a costlers, he works in the day as the labors and as the security guard in the night. He decided to go back to his village at the completion of the exam on his the children's। अब तो उसने देख लिया कि यहाँ तो रेंट भी बहुत महंगा है और यहाँ पे कोई जॉब भी नहीं है ढंग से, मतलब जॉब तो क्या डेली बेस में करता था। तो उसको जो रूम रेंट पे मिला उसमें उसको वो छोटा रूम मिला, तो वो उस छोटे रूम के अंदर वो खुद भी रहता था, उसकी वाइफ भी रहती थी, उसके बच्चे भी रहते थे। और इतना छोटा रूम था जिसके अंदर ही वो खाना बनाता था, उसी में वो रहता भी था, सोता भी था। तो क्या हुआ, घर बहुत छोटा हो गया। और फिर उसने कहा, फिर उसने डेली वेज वाली जॉब उससे ढूंढनी शुरू करी कि जब मैं डेली वेज की जॉब गांव में करता था तो वही जॉब मैं यहाँ पर भी करूंगा। तो उसको यहाँ पे जॉब भी मिल गई, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, बस वो इतना ही कमा पाता था ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले। लेकिन जब वो फिर उसने देखा कि भाई सिर्फ खाने का ही खर्चा नहीं उठाना है उसको, तो उसके एजुकेशन का भी खर्चा उठाना है, जो कि उसके दोनों बच्चे पढ़ते हैं। तो उसने उसके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी शुरू करी, जो कि दोपहर के टाइम में तो वो डेली वेज वाली जॉब करता था, यानी मजदूरों वाला वर्क करता था, और नाइट में वो गार्ड की नौकरी करता था। लेकिन उसने बाद में डिसाइड कर लिया कि जैसे ही मेरे बच्चों की एजुकेशन पूरी होगी मैं वैसे ही वापस अपने गांव वापस चला जाऊंगा, क्योंकि उसको शहर में कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कितना फेस करना पड़ रहा है। तो अब आप एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बच्चों सेकंड रीजन क्या रहा समीर की फैमिली के साथ, तो आप क्या बोलेंगे? हमने जो ये पैरा पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ड्यू टू ड्यू टू हायर, क्या हो गया सबसे, मतलब हायर एजुकेशन के लिए। वो किस लिए वो चले गए, समीर किस लिए गया था अपनी फैमिली को बाहर लेकर के? हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट पर निकालते हैं बच्चों, एक और फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे इसी तरह की। एक जग्गू फैमिली है, HIGHER ओके। इसी तरह से एक जग्गू की फैमिली है, तो जग्गू भी इसी तरह की कोई स्मॉल फैमिली है, जो कि वो भी एक गांव से बिलोंग करता है, जो गांव का नाम है बीचपुरी। And Jaggu's family live in Beachpuri village. He had a small shop in the village. तो मतलब बीचपुरी नाम का एक गांव है जिसमें एक जग्गू की फैमिली रहती है, जो कि गांव के अंदर एक इनकी छोटी सी शॉप है। तो ही अर्न ओनली सच एज अ लिटिल अमाउंट फ्रॉम दिस शॉप। तो वो सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि ताकि उनका घर का जो भी खर्चा है वो उस शॉप से इतना ही खर्चा निकल पाता था। तो हाउ इट कुड रन द फैमिली,
हिज सन वेयर ग्रोइंग अप। अब वो कैसे करता, धीरे धीरे उसका बच्चा भी बड़ा हो रहा था, जग्गू का जो बेटा था वो भी बड़ा हो रहा था। एंड वन डे हिज कजन कम टू विलेज एंड टुक बोथ of his sons along with him to the city make the work and his saw। जो जग्गू का कजन यानी कि जग्गू के चाचा का लड़का गांव में आया। आने के बाद उसने कहा कि जब खर्चा नहीं चल रहा है तो मैं शहर ले चलता हूँ और मैं इसको शॉप पे जॉब करवा दूंगा, मतलब ये जॉब करने लगेगा वहां पर भी मेरे साथ। तो वो भी भाई उसके बच्चों को लेके चला गया। एंड कजन्स कम टू विलेज एंड टुक, उसने देखा और उसके दो बच्चे थे जग्गू के, दोनों बच्चों को वो लेके आ गया। एंड उन्होंने कुछ दिन जॉब तो करी अलोंग विथ हिम टू सिटी मेक द वर्क एंड हिज शॉप, उसने उस शॉप पे वर्क करने लग गए। एंड लेटर जग्गू सन भोला वांट टू स्टार्टेड हिज ऑन बिजनेस। बाद में उसने कहा कि मैं तो शॉप पे वर्क कर लिया, उसको भाई कभी भी किसी भी जगह आप वर्क करते हो तो क्या हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जग्गू का जो बेटा था उसका नाम भोला था, तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं दूसरी की शॉप पे कर रहा था, अब मैं खुद का ऑन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो भाई उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया। एंड हिज द रिलेटिव्स हेल्पिंग, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया। जैसे उसने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम हुई उसको, अर्निंग की प्रॉब्लम हुई। क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते तो उसके लिए हमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तभी हमें उसको प्रॉफिट, हमें जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तभी हमें उसका प्रॉफिट या लॉस या जो भी हमें पता चलता है, मतलब प्रॉफिट तभी मिलता है। तो उसने बिजनेस तो स्टार्ट किया और उसको सबसे पहले उसको क्या प्रॉब्लम हो गई, शॉर्टेज ऑफ मनी। उसको मनी की शॉर्टेज हो गई। प्लेस टू बिजनेस बट स्टिल डिड नॉट लूज एंड करेज द रिलेटिव द हेल्प हिम, उसने बिल्कुल फिर भी हिम्मत नहीं मारी। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने हिम्मत नहीं आ रही, उसने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है। जब हम किसी चीज़ के लिए अपने लाइफ में डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे ये करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब तक हम अपनी लाइफ में हमें क्या करना है हम डिसाइड नहीं करते ना, जब तक हमारे अंदर से हिम्मत नहीं आती है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कुछ अच्छा बनना है, यानी आपने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर ऐसे ही थोड़ा ना बनोगे आप। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपको दिन और रात का पता नहीं चलेगा, सुबह कब हो गई शाम कब हो गई, तब जा करके आप कुछ अपने लाइफ में बन सकेंगे। तो इसी तरह से भी इसने भी कहा कि पैसे की शॉर्टेज हो गई, लेकिन फिर भी उसने जग्गू के बेटे भोला ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने मुझे तो बिजनेस स्टार्ट करना, तो उसने अपनी फैमिली की, रिलेटिव्स की उसने हेल्प ली। दस द बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल और टोल्ड हिज फैमिली। भाई उसका बिजनेस उसने हिम्मत करी और उसके बिजनेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया और अच्छा चलने लग गया। तो जैसे उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया तो उसने अपने फैमिली से, अपने मम्मी को, पापा को, सबको उसने बुला लिया और साथ में ही मेड ऑल द अरेंजमेंट एजुकेशन फॉर हिज यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर। जैसे उसके आए तो उसके जो छोटे भाई बहन थे उन्होंने उसको एडमिशन करवा दिया भोला ने, और सारे अरेंजमेंट कर दिए रहने के लिए। लेकिन फिर भी अगर हम गांव से अपने शहर आते तो गांव की याद तो आती है ना। तो इसी तरह से भाई जग्गू को भी याद आने लग गई अपनी मतलब जो भोला था उसको भी याद आती थी, उसके फादर को भी याद आने लग गई। सो दे आर रनिंग देयर ऑन बिजनेस बट स्टिल टुडे दे मिस देयर फैमिली। आ तो गए बेचारे लेकिन उनको बहुत याद आने लग गई अपने गाँव की। तो बाद में वो जब कोई फेस्टिवल होता था या कोई प्रोग्राम होता था या कोई शादी वेडिंग होती थी तो वो अपने गांव जाते थे। इससे क्या फ़ायदा होता था उनको, अपने गांव वाली फैमिली से भी मिल लेते थे, अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी मिल लेते थे और उनका मन भी लग जाता था, फिर वो वापस अपने गांव से वापस आ जाते थे। तो बच्चों हमने थर्ड जो हमने रीज़न पढ़ा वो क्या रीज़न पढ़ा हमने, ड्यू टू ऑक्यूपेशन। ठीक है, या फिर जॉब भी हो जाएगी। ठीक है, तो भाई थर्ड जो रीजन था वो क्या हो गया, ऑक्यूपेशन, जॉब, बिजनेस। इसकी वजह से भी हम घर छोड़ते हैं, बहुत छोड़ना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पैरा है बच्चों, गलियाकोट। ओके, गलियाकोट के बारे में पढ़ेंगे। गलियाकोट इज टाउन इन अ डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से एक टाउन है जो कि डूंगरपुर में है, उसका नाम गलियाकोट है। where the world famous tomb in a and Mola Fakhruddin and Shitla Mata temple and Jain temple, such as a fine specimens of extraordinary architectures of Somnath temple, okay, are located है। वहाँ पे डूंगरपुर में एक गलियाकोट है जगह,
वहाँ पे बहुत, एक तो वहाँ पे एक मौला सॉरी एंड फखरुद्दीन जी की एक वहाँ पे मस्जिद है, उसके साथ एक शीतला माता जी का भी मंदिर है, वहाँ पे जैन टेम्पल है, और एक बहुत ही अच्छी तरीके से आर्किटेक्ट यानी कि बहुत ही अच्छी कला से एक सोमनाथ का टेम्पल भी है देखने के लिए। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि आपने डूंगरपुर में क्या क्या चीज़ है चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो आप क्या बताओगे? चैप्टर के अकॉर्डिंग आप बताओगे वहाँ पे फखरुद्दीन की एक बहुत अच्छी तोम्ब है, या मजार कह सकते हैं हम, या तोम्ब कह सकते हैं, और साथ में शीतला माता जी का टेम्पल भी है, जैन टेम्पल भी है, और सोमनाथ जी का टेम्पल है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है वहाँ पे। यानी कि बहुत ही खूबसूरती से जो बहुत ही खूबसूरती से मतलब दीवारों पे कलाकृति, यानी मतलब किसी की कला जो होती है ना, यानी पहाड़ों को टाच के और इस तरह की कलाकृति देखने को मिलती है। ओके, जो सोमनाथ का टेम्पल है। इसी तरह से ड्यू टू कंस्ट्रक्ट ऑफ द कडना डैम स्टेट ऑफ गुजरात, इसी तरह से हम गुजरात के बारे में बात करेंगे। गुजरात में एक डैम है जिसका नाम है कडना डैम। कहाँ पे कडना डैम? कोई आपसे पूछे कि कहाँ पे कडना डैम, तो आप क्या बोलोगे? गुजरात में ही कडना डैम। ओके, और स्टेट ऑफ गुजरात में है। दिस एरिया कम विथ इन द रेंज ऑफ द इनअंडेटेड एरिया। जो कडना डैम है वो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो अच्छा, डैम किसको बोलेंगे? डिसाइड कीजिए, जब तक मैं बताती हूँ आपको डैम किसको कहेंगे। कर लिया? तो डैम, डैम जो होता है, जो नदियाँ होती हैं उसके पास डैम बनाया जाता है, ताकि जब बारिश हो तो बहुत सारा पानी जो वहाँ पे जमा हो जाए, ताकि वो पानी जो बरसात में जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, जब ऐसा, तो पानी का जो फ्लो है वो बरसात के दौरान इतना ज़्यादा हो जाता है कि ताकि वो पानी डैम बना करके रोका जाता है, ताकि वो पानी गांव के अंदर ना घुसे, ताकि लोग लोग मतलब ज़्यादा मतलब बाढ़ वाली स्थिति हो जाती है, फ्लड वाली स्थिति हो जाती है। सो इसलिए डैम बनाया जाता है, और इससे फ़ायदा भी होता है भाई, पानी भी जमा हो जाता है, जो कि पूरे साल लोग बरसात का पानी पीते हैं। तो इस तरह से डैम कंस्ट्रक्ट हुआ। तो इस तरह से कडना डैम जो कि गुजरात में था, एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इज बिकम फ्लड प्रॉन, जो कि वहाँ पे बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता था, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती थी। ओके, सो हैंस द गवर्नमेंट प्रोवाइड द हाउस टू those the people, some new place is provided them the facility of the school, hospitals, etc. Today this is now as a rehabilitation the colony, but some people are still living at their native place due to not the living their field. जब जैसी भी जैसे कटना डैम के अंदर बाढ़ आ जाए तो लोग क्या करते हैं, जैसे डैम ऊपर हो गया, ठीक है, लेकिन जो लो लेइंग एरिया होता है, जैसे यहाँ पे डैम हो गया, तो जो लो लेइंग एरिया होता है जिससे लोग यहाँ पे रहते हैं, इसके पास में रहते हैं, तो क्या होगा, जब पानी ऊपर से नीचे आएगा तो पानी आगे बढ़ेगा, जब पानी ओवरफ्लो हो जाएगा तो क्या हो जाता है, विलेज के अंदर भी आ जाएगा। तो जब विलेज के अंदर पानी आ जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी लोगों को, लोग तो अपनी जान बचा के भागेंगे, साथ में उनका घर, उनके कैटल्स, सब चीज़ पानी से भर जाएगा। तो क्या होता है, तो गवर्नमेंट ने ऐसी कई फैसिलिटी निकाली है जो लोगों को रिहैबिटेशन कर दिया है, यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि ये भी हालांकि ड्यू टू द नेचुरल क्लमिटीज, या फिर ड्यू टू कंस्ट्रक्ट द डैम, ये नेक्स्ट रीज़न हो जाएगा। तो इसी तरह से जो डैम है, डैम का पानी लोलेंग एरिया में ना आए, जिसकी वजह से ये जो लोलेंग एरिया उसको गवर्नमेंट खाली करवा देती है। अच्छा, अभी भी अफन तूफान वगैरह जब आ रहा था, तो आप जानते हैं जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के किनारे के जो एरिया है, उन सबको गवर्नमेंट ने खाली करवा दिया। क्यों खाली करवा दिया? जो फिशरमैन होते हैं, जो फिश पकड़ने के लिए जाते हैं, उनको भी पहले ही उनको बता दिया गया कि भाई यहाँ बाढ़ आने वाला है, तो आप लोग फिश पकड़ने ना जाए। तो क्यों खाली करवा दिया था? ताकि जान और माल की हानि ना हो सके। ओके, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सो जिनको गवर्नमेंट विलेज जो लो लेंगे एरिया को कहीं और कॉलोनी बना के देती है, या उनको कोई और जगह देती है कि आप वहाँ जाके रहिए, यहाँ पे जब भी बारिश आएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्या होता है, लोग वहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट उस जो गवर्नमेंट खुद उनको कॉलोनी बताती है या कोई एक एरिया देती है, तो गवर्नमेंट उसके लिए स्कूल की फैसिलिटी भी देती है, हॉस्पिटल फैसिलिटी भी देती है, रोड वगैरह हर चीज़ कंस्ट्रक्ट करके देती है, ताकि आप बिना परेशानी के
वहाँ जा सके। लेकिन फिर भी जो पुराने ऐसे कई लोग होते हैं जो कि अपने विलेज को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से कई लोग नहीं जाते हैं, जो आज भी वो इन्हीं एरिया में रहते हैं। हो सकता है जब बाढ़ वगैरह आती हो तो कुछ टाइम के लिए कहीं सेटल हो जाते होंगे, बट वो वापस अपने गांव आ जाते हैं इन्हीं एरिया में। सो लिविंग देयर फील्ड, यानी कि जो नेटिव प्लेस वगैरह जो है वहाँ पे जाते हैं और नेटिव प्लेस को वो वापस आ जाते हैं और आने के बाद अपने फील्ड को देखते हैं, अपने घर पे लौट आते हैं। तो बच्चों इस तरह से जो हमारा आज का तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जो हमारा नेक्स्ट रीजन है क्या था, ड्यू टू कंस्ट्रक्ट डैम। तो देखिए हमने तो अभी इसी में पढ़ लिया कि भाई हमारे जो मेन कौन कौन से रीजन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। किस लिए? यस, माइग्रेशन के मेन रीजन होते हैं वन टाइम रिपीट अगेन, ड्यू टू नेचुरल ड्यू टू नेचुरल calamities and due to higher education and due to occupation या job या business and due to the construct dam। ओके, ये 4 रीजन है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आपके मेन कौन से 4 रीजन है तो आप ये 4 रीजन बताएंगे। डैम डैम जब बनता है तो जो लो लेइंग एरिया होता है वहां से लोगों को हटा दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन बताती हूँ, आप बताते जाइए और करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द सोमनाथ सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड। अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई हमने चैप्टर में तो पढ़ लिया कि सोमनाथ का टेम्पल कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? पढ़ा आपने चैप्टर, एक बार और पढ़ना। तो हमने कहाँ पढ़ा था? यस, डूंगरपुर में। तो सोमनाथ का टेम्पल कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। सिर्फ जो हमने जो ये फोर जो हमने जो फोर जो अपने पैरा पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड द नेम डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट। आप बताइए कि गुजरात स्टेट में कौन सा डैम है? कड़ना डैम। कौन सा डैम है? कड़ना डैम। आप बताते जाइए जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। टू विच प्लेस, हमने बिट्टू की स्टोरी सुनी थी ना अभी। बिट्टूस बिट्टू शिफ्टेड फ्रॉम हिज विलेज। ओके, क्वेश्चन, जो बिट्टू था वो मतलब वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया था? बताइए। हिज हिज नेफ्यूज विलेज। किसके में? किसके गांव में चला गया था? नेफ्यूज। नेफ्यूज यानी क्या होता है? भतीजा। तो किसके विलेज में कहाँ पे चला जाता है वो? जब काफी ज्यादा स्टार्वेशन हो जाता है, यानी ज्यादा भूखमरी जाती है बरसात के कारण, ड्रॉट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहाँ चला जाता है? अपने नेफ्यू के विलेज में, यानी अपने भतीजे के गांव में चला जाता है। व्हाट वाज द रीजन फॉर
बिट्टू माइग्रेशन। भाई मिट्टू के माइग्रेशन का क्या कारण था? स्टारवेशन। व्हाट वाज द रीजन ऑफ बिट्टूज माइग्रेशन? बिट्टूज ने जो अपना गांव छोड़ा था, यानी जब वो दूसरी जगह गए थे, उनका मेन क्या कारण था? स्टारवेशन यानी भुखमरी थी, क्योंकि अ, मतलब भाई भुखमरी हो गई, वहां पे कोई रोजगार नहीं था, पूरी तरह से सूखा पड़ गया था, खेती हो नहीं पा रही थी, फसल हो नहीं पा रही थी, तो उन्होंने उस गांव को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन फॉर समीर माइग्रेशन? तो भाई इसके गांव छोड़ने का क्या कारण था, बताइए। यस, इन्होंने गांव क्यों छोड़ा था? क्योंकि ये अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे। तो इसका क्या कारण हो गया? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन क्या कारण था? हायर एजुकेशन। ओके, अब हमारा जो है, व्हाट वाज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड? डूंगरपुर। बच्चों डूंगरपुर की जगह हम गुजरात कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो पैरा है आप देखिएगा उसके अंदर, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल की अगर बात आ जाती है तो वो गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात। हम गुजराती पढ़ेंगे और गुजराती लिखेंगे। तो आपकी जो बुक में है उसको आप एरो बनाना और सोमनाथ टेम्पल के पास में आप गुजरात कर दीजिएगा। ओके, तो ये वाज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड इन गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम अ डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट। कर्डना डैम। कौन सा डैम बनाया गया है गुजरात के अंदर? कर्डना डैम। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू विच प्लेस द विट्टू शिफ्टेड फ्रॉम हिज विलेज? तो भाई वो अपने नेफ्यू के विलेज में चला जाता है। एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ बिट्टूज माइग्रेशन? उसका मेन कारण क्या था? स्टारवेशन यानी भुखमरी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द समीर्स माइग्रेशन टू द हायर एजुकेशन? वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता था, इसीलिए। एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड बनता है बच्चों, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, what are basic need of people? क्योंकि हमने जब ये चैप्टर पढ़ा है तो इससे एक अच्छा सा क्वेश्चन निकलता है, नाउ कि आज जो हमारी जो बेसिक नीड्स है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमारा क्या कारण है? तो हमारी बेसिक नीड्स है, उनको पूरा करने के लिए, जैसे कि हो गया फूड, क्लॉथ एंड एजुकेशन, जॉब या एजुकेशन, जॉब, ऑक्यूपेशन इन एक्सेट्रा, ये हमारी बेसिक नीड्स है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये आज का ये होमवर्क है। पहले हम क्या कर लेंगे, चैप्टर नंबर 2 डालेंगे, चैप्टर नेम डालेंगे और लेक्चर नंबर 1 डालेंगे। लेक्चर नंबर 1 में आज मैंने आपको काफ़ी कुछ करवा दिया है। पहले आप मूवमेंट ऑफ फैमिलीज यानी माइग्रेशन का मतलब बताया है मैंने आपको, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कोल्ड माइग्रेशन। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, आपसे कोई भी पूछ ले तो आप क्या आंसर दोगे? ये वाला आंसर दोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही हम माइग्रेशन कहते हैं यानी। ओके, तो भाई इनके मेन रीजन क्या होते हैं? सबसे ज्यादा जो मेन रीजन है हमारे अकॉर्डिंग टू चैप्टर, रीजन ऑफ माइग्रेशन ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज यानी प्राकृतिक आपदा। ओके, एंड सेकंड मैंने बताया आपको ड्यू टू हायर एजुकेशन यानी कि अच्छी शिक्षा के लिए, एंड ड्यू टू द ऑक्यूपेशन एंड जॉब यानी कि अपने व्यवसाय के लिए या फिर नौकरी के लिए, एंड इसी तरह से जो फोर्थ है ड्यू टू द कंस्ट्रक्ट
डैम, यानी डैम बनाया दिया तो लो लोइंग पानी भर जाएगा, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट और कई लोग खुद भी चले जाते हैं कि हर साल ये प्रॉब्लम होती है, तो इससे अच्छा वी चेंज दिस एरिया, कि हमें सब चेंज कर लेना चाहिए। ओके, इसी से चैप्टर जो हमने पढ़ा, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में काउंट हो जाएंगे। व्हाट एंड वेयर वाज द सोमनाथ टेम्पल, सो गुजरात में आ जाएगा। कटना डैम कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है। इसके अंदर बिट्टू ने कहाँ शिफ्ट किया था, तो हिज नेफ्यूज विलेज। ओके, कैपिटल हिज नेफ्यूज विलेज। एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर द बिट्टू माइग्रेशन, यानी स्टारवेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन है समीर के मतलब माइग्रेट करने का क्या कारण था, फॉर अ हायर एजुकेशन। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, आपको ये होमवर्क दिया गया है। ओके, मैं आज का होमवर्क भी मेंशन कर दे रही हूँ कि आपको ये होमवर्क में करना है। ओके, तो आज को आपको ये होमवर्क में करना है, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में आराम से करेंगे। क्वेश्चन 6 है, ठीक है। हमारी बेसिक नीड्स क्या है, फूड है, क्लॉथ्स है, एजुकेशन और ये सब है, ये भी तो नीड ही है। अगर हम आज पढ़ेंगे नहीं तो कल आप कैसे आप आगे सरवाइव करोगे अपने लाइफ में। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।